नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे इस हफ्ते की सुर्खियों पर, जिसमें कि हमारे देश में कुछ बड़े महत्वपूर्ण कानून संसद ने शीतकालीन सत्र में पारित किए हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अभी अभी हमारे कई देशों की यात्रा से लौटे हैं, जिनमें ओमान, जॉर्डन और इथियोपिया उनकी यात्रा पर गए। क्या कुछ हासिल रहा उन यात्राओं का और क्या कुछ हमारे इस कानून में जो अभी संसद में पेश हुए हैं उन पर क्या चर्चा, बहस मुबाहिस छिड़ी हुई है। बात करेंगे अपने फैकल्टी मेंबर, एक्सपर्ट और मेरे अपने कलीग अभिषेक सर के साथ। अभिषेक, जी सर। एक तो मनरेगा को रिप्लेस करके जो नया कानून आया है उसको लेकर बड़ा वाद विवाद है। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा वो वाद विवाद किन मुद्दों पर है, और दूसरा जो शांति के नाम से एक कानून आया है उसको भी लेकर के कुछ हमारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें आएगा तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और दूसरे तमाम एक्सपर्ट्स ने भी कुछ अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये मनरेगा के कानून को बदलकर एक तो नया नाम दिया गया और फिर उसके कुछ प्रावधान बदले गए, तो क्या विवाद क्या है, किस बात को लेकर के पक्ष और विपक्ष में ये बहस और मुबाहिस छिड़ी हुई है। मनरेगा जैसा कि एक योजना हमारे देश में से चलती आ रही थी। अब विपक्ष का ये कहना है कि भारत सरकार ने मनरेगा को एक तरीके से खत्म कर दिया है, क्योंकि मनरेगा जो पहले नरेगा हुआ करता था, बाद में इसको महात्मा गांधी जी के नाम पे किया गया तो वो हो गया मनरेगा। अभी जो सरकार है उसने मनरेगा को बदल दिया, उसका नाम रख दिया विकसित भारत जी राम जी। हालांकि उसमें जी राम जी मतलब वो ढूंढने पर निकलता है, कोई ऐसा नहीं कि राम जी के नाम पर वो योजना है। लेकिन अब जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि आपने इसमें से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया। तो एक तो जो विवाद हुआ है वो महात्मा गांधी जी के नाम को लेकर के हुआ है। ठीक बात है। अब सरकार का कहना है महात्मा गांधी जी का नाम हटाया जरूर गया है, लेकिन वो आज भी महात्मा गांधी जी के ही ऊपर ही है, क्योंकि महात्मा गांधी जी के अंतिम वर्ड जो थे वो हे राम थे। और वो महात्मा गांधी तो वैष्णव परंपरा में जी जी बड़ा विश्वास रखते थे, और वो वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, और जो प्रसिद्ध गीत विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं भगवान राम। और भगवान राम की वो पूजा भी करते थे और मतलब बहुत बड़े अनुयायी थे भगवान राम के। तो बीजेपी का कहना है, सरकार कहना है कि राम के नाम पर अगर योजना नहीं होगी इस देश में तो किसके नाम पे होगी। तो एक तो विवाद का कारण यही है कि महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा। दूसरा, जो कांग्रेस है या जो विपक्ष है उसका ये मानना है कि इन्होंने मनरेगा को बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर दिया, बहुत सारे चेंजेस किए हैं इन्होंने। तो अगर ये हम कह दें कि मनरेगा अब खत्म हो गई, बस सच भी है। क्योंकि देखिए सर, पहले मनरेगा 100 डेज का प्रोग्राम देती थी, अब इन्होंने 125 डेज का कर दिया है। अभी 15 डेज पर पेमेंट होगा। पहले मनरेगा में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब मनरेगा स्कीम चल रही होती है तो एग्रीकल्चर के लिए वर्कर्स नहीं मिलते थे। अब इन्होंने क्या किया, 60 डेज का टाइम गैप दे दिया है कि आपको कृषि के लिए भी वर्कर मिलेगा। और ये तो स्टेटमेंट खुद शरद पवार साहब ने संसद के अंदर बोला था कि मनरेगा की वजह से कृषि के वर्कर्स नहीं मिल पाते। तो एक तो ये इन्होंने कर दिया। दूसरा, जो राज्य हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, खासतौर से वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, क्योंकि शेयरिंग पर अब ये स्कीम हो गई है 60-40। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, 60-40। अब राज्यों को भी अपना पैसा राज्यों को भी देना पड़ेगा। 40-60 केंद्र का, 40 राज्य का। पहले मनरेगा 100% सेंटर का ही हुआ करता था। तो अब यहाँ पर ये दिक्कत है कि जो राज्य सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, अब ये राज्यों को भी देना है। तो स्टेट विरोध ये कर रहे हैं, या विपक्ष विरोध ये कर रहा है कि जिन स्टेट्स का फिस्कल डिसिप्लिन खराब है, जहां पर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है और राज्य ऑलरेडी इकोनॉमिकल लॉस में है, वो 40 कहां से लाएगा। राजकोषीय अनुशासन जहां नहीं है, जहां पहले से ही बजट घाटा है, खर्चे हैं, तो वो कहां से लाएंगे और फिर वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज सर इसमें बहुत अच्छी बात रखी गई है मनरेगा में। सर पहले आप देखेंगे ना तो जो काम होता था वो सब कच्चा काम होता था, इसीलिए कैग की रिपोर्ट भी और कई जगहों से बात निकल के आई थी कि मनरेगा में
करप्शन बहुत होता है। इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर बोला था कि मनरेगा स्कीम को खत्म कर जॉब देना कार्ड से लेकर चाहिए। हाँ पेमेंट तक सर, सब में हाँ, वही तालाब खुद गया, फिर पार्ट बस दिया ये गया। तालाब खोदो तालाब बनो। काटो। अभी क्या है, अभी सरकार ने इसको पक्के में कर दिया, मतलब एसेट क्रिएशन। हाँ, तो उन्होंने कुछ रूरल विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल डेवलपमेंट होगा। जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट, उसमें एक वर्ड यूज किया गया है, प्लस वाटर कंजर्वेशन के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि गांव का एसेट क्रिएट करवाया जाए इन कामों से, जिससे कि गांव को फायदा हो सके। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस स्कीम की वजह से। ओवरऑल जो विवाद का कारण था वो यही था सर कि महात्मा गांधी का नाम क्यों है। तो अब ये जो शांति बिल आया है 2025, जी इसमें सिविल न्यूक्लियर फील्ड में अब प्राइवेट सेक्टर जी को जी भी जी सरकार ने इजाजत देने जी की बात कही है। तो उससे कई सारे खतरे, कई सारी आशंकाएं, कई सारे प्रश्न उठ रहे जी हैं। जी इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर देखिए, अगर हम भारत में न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो हमारे के यहाँ सर नियर अबाउट 8 गीगावाट के न्यूक्लियर एनर्जी आसपास, हाँ, प्रोड्यूस होती है आसपास, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। जबकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत है। बहुत ज़्यादा है। 2047 में हमें 100 गीगावाट की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस हिसाब से हमारे यहाँ डेटा सेंटर्स, एआई, इन सब चीज़ों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम ट्रेडिशनल एनर्जी से पूरा नहीं कर नहीं पाएंगे। कर सकते, और वो कोयले और पानी से। एनवायरमेंट इकोलॉजी को भी बहुत डैमेज हाँ, करता है। तो हमें क्लीन एनर्जी चाहिए, और न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीन एनर्जी है। तो अल्टीमेटली हमें न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अब पैसा कहाँ से? आप देखिए 25-26 के सर बजट में लगभग 20,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने एलोकेट किया था एनपीसीआईएल को। और आप समझिए 100 गीगावाट बनाने के लिए 15 लाख करोड़ रुपया चाहिए। बताइए, तो बहुत ह्यूज मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इतना केंद्र के पास पैसा नहीं है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो आने वाली जनरेशन या आने वाली डिमांड को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर सेक्टर में भी आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फाइनेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन सब के लिए, सबके लिए। तो अल्टीमेटली देश को अगर हमें डेवलप करना है 2047 तक, तो बिना एनर्जी कैसे होगा? तो इसी वजह से भारत सरकार ने ये बिल पेश किया जिसको आप शांति कहते हैं, दैट इज सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें सस्टेनेबल एनर्जी की जरूरत है। बिल्कुल, बेशक। और वो सस्टेनेबल एनर्जी हमको न्यूक्लियर एनर्जी से मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने अब इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया है। अब इसमें नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स भी आ सकते हैं, अंबानी, अदानी, जिंदल जैसे फॉरेन प्लेयर्स भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अब आ सकती है। अब राज्य सरकारें भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये हमारे लिए एक जो है एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में एक माइलस्टोन साबित होगा। देश के विकास में ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले। तो विपक्ष जो नाराज है उसको बस यही कह सकते हैं कि एक तू ही नहीं है जो मुझसे खफा हो बैठा, वो हर संग जिसे मैंने तराशा वो खुदा हो बैठा। तो अब विपक्ष का काम ही होता है लोकतंत्र में विरोध करना। ठीक बात है। तो विपक्ष के अपने तर्क हैं, जो आपने पहले ओपनिंग रिमार्क में दिया भी था कि इसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा तो सिक्योरिटी वगैरह के कंसर्न्स जो है वो इशू क्रिएट होंगे। प्लस इसमें एक चेंज किया गया है सर, जो पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में जब 1-2-3 डील हुई थी अमेरिका के साथ, तो उसमें चीजें दूसरी थी, इसमें अब दूसरी हो गई हैं। जैसे अब इसमें सर जो लायबिलिटी है वो सप्लायर की नहीं है, वो ऑपरेटर की है। पहले क्या था, पहले लायबिलिटी सप्लायर की भी थी। तो सप्लायर की लायबिलिटी जब रखी गई थी तो कोई सप्लाई नहीं करता था सामान। जाहिर सी बात है, क्यों हम देंगे और फिर क्यों हम लायबिलिटी ले लेंगे अपने ऊपर। अभी गवर्नमेंट ने अब सप्लायर की लायबिलिटी हटा करके ऑपरेटर की लायबिलिटी कर दिया। तो अब विपक्ष के अपने तर्क हैं इस पर भी कि आपने सप्लायर की लायबिलिटी क्यों हटा दी, उसकी भी होनी चाहिए थी। और प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कहाँ तक सिक्योर होगा, कहाँ तक सेफ होगा देश की सुरक्षा के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। ये सब चीजों को लेकर के विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन अल्टीमेटली बिल पास हो गया है। हाँ, पास हो गया है। अब हमारे प्रधानमंत्री हाल में 3 देशों की यात्रा पर गए, और जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2014 से सरकार और सत्ता में हैं, उन्होंने भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नई दिशा दी है। और इस क्रम में हमने ये देखा है कि अभी तक अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हमारे कूटनीतिक संबंधों के दायरे में उतनी गर्मजोशी या नज़दीकी के साथ शामिल नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले
लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में बदला, फिर नेबर फर्स्ट में वो उन्होंने बात की, फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट को थोड़ा सा हाशिए पर कर दिया, और अब उनका इरादा ग्लोबल साउथ और अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ है। तो आप प्रधानमंत्री की इन यात्राओं को किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या खास बातें रहीं इस विदेश यात्रा की? प्राइम मिनिस्टर साहब सर 3 देशों की यात्रा पे गए थे जी। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, जिसमें इथोपिया उनकी पहली विजिट थी। और आप देखें, जैसे आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फॉरेन पॉलिसी में ड्रास्टिक चेंज ये किया कि हमने ग्लोबल साउथ को ज़्यादा प्रमोट किया है। इनकी विजिट में भी आपको यही देखने को मिलेगा। प्लस इथोपिया ने पीएम साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। पीएम साहब ने इथोपिया की पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया। अब तक उन्होंने 18 देशों की पार्लियामेंट को एड्रेस कर चुके हैं। और इथोपिया, जाहिर सी बात है, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भारत के संबंध प्लस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ हमारा झुकाव। आप देखिए G20 का जब समिट हुआ था तो हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया था। तो जो ग्लोबल साउथ वाली आप बात कह रहे हैं सर, और प्लस अफ्रीका सर कभी डार्क कॉन्टिनेंट जाना जाता था। चाइना ने इस मिथ को तोड़ा और चाइना ने ये दिखा दिया कि अफ्रीका में भी रिसोर्सेज बहुत हैं। है, बिल्कुल, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं तो, और अभी अनटैप्ड हैं, बड़ा पोटेंशियल है। और बल्कि अफ्रीका को तो कहा जा रहा है कि फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। बिल्कुल। तो इस वजह से इंडिया को भी भाई वहाँ पे अपना चांसेस हैं, तो इंडिया भी अपने रिलेशंस को वहाँ बढ़ा रहा है। प्लस ओमान की तरफ से भी देखिए हमको पीएम साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। तो आई थिंक 29 देशों से उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। मेरी अब तक जानकारी के हिसाब से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को अकेले इतने सारे राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक पुरस्कार उन अलग अलग देशों के नहीं मिले होंगे जितने इनको मिले हैं। जॉर्डन जाना इसलिए था क्योंकि 75 इयर्स पूरे हो गए थे, और ओमान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। प्लस ओमान सर हमारा जो है गल्फ रीजन वाला जो एरिया है वहाँ के लिए वो एंट्री पॉइंट है। तो आपके उन देशों के साथ भी अच्छे संबंध इस्टेब्लिश हो सकते हैं। प्लस जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जॉर्डन है, ओमान है, तो ऑटोमेटिकली जो है जॉर्डन के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो मुस्लिम कंट्रीज में आपकी एक पकड़ जो होती है वो मजबूत बनने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्टीमेटली कुल मिलाकर के तीनों देशों की यात्रा एक फ्रूटफुल एंड पर आकर के खत्म हुई है। तो मैं समझता हूं कि इस हफ्ते की जो सुर्खियां थी उस पर हम लोगों ने एक वाजिब बातचीत की, और हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। द वर्ल्ड दिस वीक में मिलते हैं अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।